तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? न्यूमेरिकल्स के थे, है ना, फिजिक्स के वेक्टर्स में जो जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। चलो अभी हम आज से बेसिकली शुरू करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन या 2 डायमेंशन। अब जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वो सब देखा था ना, वैसे ही इन 2 डायमेंशन में हालांकि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये तो चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन अब जब 2 डायमेंशन में कोई चीज हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे कैसा इंपैक्ट गिर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो उस पर क्या इंपैक्ट गिर रहा है या फिर क्या हो रहा है उसमें इन 2 डायमेंशन, उस चीजों को आज हम समझेंगे। ठीक है, पहला चीज इसमें आता है पोजीशन वेक्टर या फिर एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर मैंने क्या बताया था, इसको जरा समझना। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हुई है, मान लो एक्स कॉमा वाई, होगा या नहीं होगा? अब कहां गया, यहां से ये हमारा ओरिजिन है, यहां से मैं अगर यहां तक पी पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो हम उसे बोलते हैं, ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। जब वेक्टर पढ़ रहे थे उसे समझा था, तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं टू एक्स एक्सिस एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा यहां से यहां तक हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स आई कैप, एक्स इंटू आई कैप, जितना डिस्टेंस इंटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में है। वैसे इस चीज को क्या बोलेंगे, वाई जे कैप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो है ओपी, इसको हम मान लो नाम दे देते हैं आर वेक्टर, ठीक है। तो बाय ट्रायंगल लॉ ओपी वेक्टर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसको अगर नामकरण करें, ये मान लो ए ये बी, तो ओपी वेक्टर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए ट्रायंगल लॉ से, ओए वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर होना चाहिए, ओए वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर ये होना चाहिए। अब एज बिकॉज ओ बी हमारा वाई जे कैप है तो ये भी वाई जे कैप ही होगा, होगा या नहीं होगा, होना चाहिए। तो ओपी वेक्टर को हमने यहां पे क्या लिया, आर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस पी ए वेक्टर हमारा क्या है, वाई जे कैप, वाई जे कैप। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन हो गया, ऑफ द पोजीशन वेक्टर, समझे, लिख लो। इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर समझा, पोजीशन वेक्टर क्यों समझाया या क्यों उसका एक्सप्रेशन बताया अभी पता चलेगा। क्या आता है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको कैसे समझते हैं, देखो मान लो यहां पे कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव करके गया, मान लो इस वाले पॉइंट पे यहां तक आया वो, ठीक है। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं P डैश और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा मान लो x डैश, y डैश हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करूं, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इसका पोजीशन वेक्टर जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे था ये होगा, ये वाला पोजीशन वेक्टर, और जब ऑब्जेक्ट P डैश पे आया उसका पोजीशन वेक्टर टेढ़ा हो गया ना, फिर भी उसका पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ओपी डैश का। अब वो गया किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ओ से पी ऐसे गया है, जो पाथ है उसका, इधर गया फिर इधर आया फिर इधर पहुंचा, तो ये डिस्प्लेस कितना किया। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे जोड़ दूं तो इतना डिस्टेंस या इतना वो डिस्प्लेसमेंट किया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, ओ, इसको नाम दे दो पी पी डैश, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, पी पी डैश वेक्टर, ये होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाता हूं, इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाता हूं तो इतना क्या होगा, एक्स आई कैप, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाता हूं तो दिस वन विल बी वाई जे कैप, ये होगा। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाता हूं दिस वन, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, एक्स डैश आई कैप होगा, और यहां से लेके अगर मैं यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाता हूं तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, वाई डैश जे कैप, होगा या नहीं होगा। मान लो ये जो ओपी वेक्टर है उसका जो इसका ये वाला आर वेक्टर है पहला पोजीशन वेक्टर, और जो दूसरा पोजीशन वेक्टर है उसको मैं आर डैश मान लेता हूं,
होगा, हाँ या ना। अब इधर अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं, इधर अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो क्या होगा, इसमें ओपी वेक्टर प्लस पी पी डैश वेक्टर शुड बी इक्वल टू ओपी डैश वेक्टर, ये होना चाहिए। कैसे बताया, ये ऐसे जा रहा है फिर इधर जा रहा है और ये उसका टेल है जो अपोजिट एंड में है, होगा। तो बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ हम क्या बता सकते हैं, ओपी वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी पी डैश वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ओ पी डैश वेक्टर, होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, पी पी डैश वेक्टर, तो पी पी डैश वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी डैश वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ये होगा। अब पी पी डैश वेक्टर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से लेके यहां तक, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, चेंज इन डिस्टेंस, मतलब चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर। चेंज इन पोजीशन हुआ ना, एक पोजीशन पे था दूसरे पोजीशन पे गया तो चेंज इन पोजीशन हुआ, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, डेल्टा आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी डैश वेक्टर मतलब आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना। चलो अब आर डैश वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, आर डैश वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर से जो अभी बताया, पोजीशन वेक्टर में आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होता था। वैसे ही आर डैश वेक्टर के लिए क्या होगा, यहां पे देखो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप होगा। तो इसके लिए आर डैश के लिए एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये होगा, माइनस आर वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होगा या नहीं होगा। अब जिस के साथ आई है, अब यहां पे अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस, बनेगा या नहीं बनेगा। जिसके पास आई है उसको एक साथ रख लो, तो एक्स डैश आई कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस वाई जे कैप, ये होगा, है ना। इसमें से अगर मैं आई कैप कॉमन ले लूं तो दैट विल बी एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैप, ये होगा या नहीं होगा। अब एक्स डैश माइनस एक्स क्या होगा, एक्स डैश माइनस एक्स विल बी दिस वन, इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स जो बचा। वैसे ही वाई डैश जे कैप माइनस वाई आई जे कैप कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप लिख सकता हूं, और दैट इज ये क्या है, डेल्टा आर वेक्टर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन आ गया। अब अगर ये मैं ये 2 डायमेंशन में बता रहा हूं, अगर 3 डायमेंशन में होता, ठीक है, अगर 3 डायमेंशन में होता तो यहां पे क्या लग जाता, और एक जेड कैप होता ना, के कैप जेड डेल्टा जेड के कैप लग जाता, वही पक्का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, क्योंकि इन सब चीजों से ही हम फिर आगे जाएंगे। इसको अच्छे से समझो कैसे हो रहा है, आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है आपको पता ही होगा, ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखा है। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, यहां पे जो मैंने बताया, हाँ टोटल टाइम, मतलब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में वो कितना वेलोसिटी अगर आ रहा है तो कुछ स्पीड से तो आ रहा होगा, कुछ वेलोसिटी से तो आ रहा होगा। और यहाँ पे आज बिकॉज हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम आ रहे हैं तो उस बॉडी में या उस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर होगा ना। तो उसको हम डिनोट करते हैं, जो वी वेलोसिटी है वी बार और वी एवरेज ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू कितना, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आया उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर, हाँ या ना, डेल्टा आर। तो दैट विल बी डेल्टा आर, मान लो यहां से यहां तक आने में उसे डेल्टा टी टाइम लगा, मतलब स्मॉल टाइम टी लगा, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये होगा। अब डेल्टा आर हमने क्या पढ़ा, क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाय डेल्टा टी, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं ऐसे, डेल्टा एक्स आई कैप बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाय डेल्टा टी, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट है, होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज कौन, वेलोसिटी। तो v इन एक्स एक्सिस आई कैप प्लस v इन वाई एक्सिस जे कैप, ये आपका v एवरेज का फॉर्मूला हो गया या एक्सप्रेशन हो गया, जो भी बोलो, समझे एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, है ना। मैं इसी ग्राफ में आपको बताता हूं। मान लो P यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, मुझे चाहिए जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे, उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन वेक्टर को जो P डैश है, या फिर अगर मैं बोलूं इस P पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है, मुझे वो चुनना है, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? एट P पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब एट उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम में कैसे निकाल सकते हैं? मैं अगर इस पोजीशन वेक्टर को इधर शिफ्ट करते हुए आऊं, मतलब पोजीशन वेक्टर पहले हमारा कैसा है, ऐसा है। अगर मैं शिफ्ट करते 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 इतना पास ले आऊं इसके, किसके, जो आर वेक्टर है, आर डैश वेक्टर को मैं पास लाते लाते इतना पास ले आऊं आर वेक्टर के कि वो इसके ठीक बगल में पड़े, जैसे सीडी होता है, ये है ना, इस स्टेप के बाद ये स्टेप है। वैसे ही अगर ये पॉइंट P है तो मैं जो वेक्टर है आर डैश वेक्टर, मैं उसको इस पॉइंट पे लेके आना चाहता हूं। मतलब जैसे ही वो अगला स्टेप लेगा वो कहां पे पहुंचेगा? P पे पहुंचेगा। तो जैसे जैसे मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करते लाऊंगा, मान लो वो यहां पे पहुंच गया, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? उधर ही, उस पॉइंट पे होगा या नहीं होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? dr अपॉन dt भी बोल सकते हैं, बताया था मोशन वन डायमेंशन में, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था इस डायग्राम में से कि डायरेक्शन किधर होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मिल गया हमें, ये तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो जिस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मुझे उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं समझ आया। जैसे मैं अगर इस ग्राफ में छोड़ के, अगर मान लो मैं ऐसे कर्व में जा रहा हूं, मुझे चाहिए इस पॉइंट का डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर होगा, तो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लो, मैं ये ऐसे कर्व दिखाया, अगर ऐसा होता, मैं इस पॉइंट पे अगर उसका डायरेक्शन निकालना चाहूं, और मान लो हम इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट इधर होगा ना, समझे। तो डायरेक्शन के लिए द डायरेक्शन विल बी, ये लिख लेना, द डायरेक्शन विल बी the direction of instantaneous velocity of any object is the tangent to the path of that point। समझे या नहीं समझे? समझ में आया? चलो, अब यहां पे जैसे मैंने जो वेलोसिटी है, जो इससे पहले हमने जो पोजीशन वेक्टर देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, वो किस टर्म में था? इस टर्म में, एक्स वाई के टर्म में, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये मैंने बताया भी था, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? v अभी हमने क्या देखा, v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, ये होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, ये बोल सकते हैं, है ना। अब डेल्टा r इक्वल टू हमें कितना पता है? कितना होता है? अभी बताया ना, हाँ, प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाय डेल्टा टी, ये होता है। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स आई कैप बाय डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई जे कैप बाय डेल्टा टी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो दिस विल बी इक्वल टू कितना? डी डी एक्स बाय डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, ये होगा। डी एक्स बाई डी टी कैसे हुआ? क्योंकि एक्स एक्सिस में हो रहा है और ये वाई एक्सिस में हो रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, डी दैट इज, ये किसके बराबर है? डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, है ना। तो यहां पे ये जो dx अपॉन dt है, ये क्या बोलता है? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? v x i कैप प्लस v y j कैप, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? v लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं?
लिख सकता हूं। अब अगर मुझे इस चीज का, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ये तो हमें वेक्टर फॉर्म में मिला ना, ये जो भी चीजें हमें मिली ये वेक्टर फॉर्म में मिला। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? v विल बी इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट ओवर। मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो निकालते थे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट ओवर, वेक्टर में याद करो निकालते थे, वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा। नहीं समझे? अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, तो इस पॉइंट से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूं और इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूं तो इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ना, इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, बन रहा है। मान लो वो एंगल कितना हो गया? थीटा। तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा? मान लो ये जो वेलोसिटी है, इसको इधर से जो वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये मैंने जो पैरेलल ड्रॉ किया दैट इज vx, और ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज vy, ये होगा। तो ये अगर थीटा है तो यहां पे tan थीटा अगर मैं डालूं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू vy अपॉन vx। होगा या नहीं होगा? होगा। ये चीज आपको प्रोजेक्टाइल में जरूरत पड़ेगा या बॉम्ब वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। बॉम्ब वाला क्वेश्चन क्या है? मान लो एक बॉम्ब फेंका गया, ठीक है, वो बीच एयर में एक्सप्लोड हुआ, 5 टुकड़ों में टूटा, तो किस डायरेक्शन में 5 टुकड़े जाके गिरेंगे? वहां पे ये एंगल की जरूरत होगी, एंगल निकालने के लिए, ठीक है। अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ाए हैं तो आपको ये भी बताए होंगे। समझे? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लो। अब इस चीज को समझना, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। मान लो जो ऑब्जेक्ट यहां पे है, मतलब पी पे था या नहीं था? वो इधर ऐसे घूम के इधर गया पी डैश पे। मान लो इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v था और इस ऑब्जेक्ट पे इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते उसका मान लो वेलोसिटी v डैश हो गया। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? क्या होगा? एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं होता तो यहां पे जितना वेलोसिटी था यहां पे भी उतना ही वेलोसिटी होता है ना। तो एक्सेलरेशन तो है, तभी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, आइदर बढ़ा होगा या फिर घटा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और दो बढ़ा हो या घटा हो, उस केस में एक्सेलरेशन होता है। अगर बढ़ता है तो एक्सेलरेशन, और अगर घटता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन होता है। होगा? दोनों ही केसेस में होगा, हाँ या ना। अब हमें पता है, चलो ये बात कर रहे हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए, इसको हम ए बार से या फिर ए एवरेज से भी डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये बोल सकते हैं। अब डेल्टा वी हमें कितना मिला था? मिला था कुछ डेल्टा वी या नहीं मिला था? इससे पहले बताया डेल्टा वी कितना है? वेलोसिटी यही है, हाँ नहीं बताया? वेलोसिटी कितना है? मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा को बाहर रखो, v आपको कितना बताया? vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, ये होगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? डेल्टा vx आई कैप बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप बाय डेल्टा टी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये होगा आपका ए एवरेज। ए एवरेज जितना होगा, वैसे जैसे हमने वहां पे समझा क्या एवरेज या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मान लो देखो ये ऑब्जेक्ट पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, पी पॉइंट से कहां तक जा रहा है? पी डैश पॉइंट तक जा रहा है। मान लो मुझे इस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? एक पोजीशन वेक्टर यहां पे ड्रॉ करूंगा और दूसरा पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक ड्रॉ करूंगा। फिर जैसे जैसे मैं इसको इसके पास लेते जाऊंगा तो मुझे इस वाले पॉइंट पे, उसके ठीक नजदीक वाले पॉइंट पे लास्ट आके ये पहुंचेगा। अब उस, मान लो यहां पे पहुंचा, अब उस पॉइंट पे मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये टेंजेंट इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दे देगा। ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन ये टेंजेंट दे देगा, देगा या नहीं देगा? देगा। और एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा v बाय डेल्टा टी, ये होगा। और उसके साथ एक लिमिट भी लगाएंगे, नहीं तो इंस्टेंटेनियस कैसे होगा?
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये होगा। इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, dv अपॉन dt लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी, क्या होगा डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, यहां पे सोच समझ के बताना। ये एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, अगर मैं उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालूं तो वो क्या होगा, अरे वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, मैं उसको ऊपर नहीं बनाया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अब इस चीज को हम ये नहीं बोल सकते इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। कैसे हमेशा पॉसिबल नहीं है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे उड़ के जा रहा है, ठीक है, उड़ के जा रहा है। अब अगर उड़ के जा रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन तो वो ऐसे हो रहा है ना, एक्सेलरेशन तो वो ऐसे हो रहा है, वेलोसिटी तो ये है। तो हम क्या बोलते हैं, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होता है, समझे? तो डायरेक्शन हम यहां पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल टू, मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, ये होता है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये लिख सकता हूं। अब डेल्टा v अपॉन डेल्टा v इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v x i कैप प्लस v y j कैप बाय डेल्टा t, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इसको अगर अलग अलग कर दे तो दैट विल बी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v x i कैप बाय डेल्टा t प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v y j कैप बाय डेल्टा t, ये होगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, dvx अपॉन dt प्लस dvy अपॉन dt, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो a विल बी इक्वल टू क्या, ax i कैप प्लस ay j कैप, ये होगा या नहीं होगा? अब इसी चीज को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, vx हमारा क्या होता है, अभी बताया था, vx इक्वल टू dx अपॉन dt होता है ना। तो इस चीज को, इस इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूं, d बाय dt ऑफ dx अपॉन dt प्लस d बाय dt ऑफ dy अपॉन dt, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और इसी चीज को हम डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, बताया था जब कैलकुलेट कर रहे थे। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ क्या, पोजीशन वेक्टर, सॉरी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। होगा या नहीं होगा, समझे या नहीं समझे? समझे, लिख लो। अब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ लिया, इस सब के बारे में समझ में आ गया। अब जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे, वहां पे जब वेलोसिटी वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद हमने क्या किया था, मोशन पढ़े थे ना, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मोशन कैसा होगा, या फिर पोजीशन वेक्टर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, सबहेडिंग में लिखना पोजीशन वेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो ये प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन होगा या नहीं होगा? मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो इस प्लेन में मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ लेट कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो वी वेक्टर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और अगर वो यहां से यहां तक गया, मान लो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा,
होगा या नहीं होगा? तो लेट हम ये मान लेते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं आर वेक्टर 0, और ये 0 किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम कितना है? 0, ठीक है। जब बॉडी यहाँ पे था, हम उस टाइम पे टाइम देखना शुरू किए, तो मतलब टाइम हमारा 0 हो गया, और जब टाइम 0 हो गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ये है, जिसको मैंने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, मान लो उससे टाइम कितना लग गया? मान लो टाइम t लग गया, ठीक है। तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं नाम दे देता हूं आर वेक्टर व्हेन रीच्ड एट t, ठीक है। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो वेलोसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू आर वेक्टर t माइनस आर वेक्टर 0 बाय t माइनस 0, ये होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारा, हम इसको ये 0 हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस t को इस तरफ ले आए तो ये क्या बन जाएगा? vt इज इक्वल टू आर वेक्टर t माइनस आर वेक्टर 0, ये होगा। तो rt हमारा कितना हो जाएगा? vt प्लस आर वेक्टर 0, ये होगा या नहीं होगा? अब मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब v हमारा कितना होता था? v इज इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy जे कैप होता था। तो r0 को मैं क्या लिख सकता हूं? r वेक्टर 0 इन टर्म्स ऑफ क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैं r0 को क्या लिख सकता हूं? x आई कैप प्लस y जे कैप। लेकिन आज बिकॉज यहाँ पे 0 लगा हुआ है तो x एट 0 आई कैप प्लस y एट 0 जे कैप, ये लिखूंगा। नहीं समझे? ये 0 कहां से आ गया? हाँ, जब टाइम 0 है तब पोजीशन वेक्टर r है, तो अगर पोजीशन वेक्टर r है और वहां पे टाइम 0 है तो x का भी हम 0 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे ना, उसका जो पोजीशन होगा 0 के रेस्पेक्ट। इसीलिए वैसे ही rt अगर मैं लिखूं दैट विल बी कितना? xt आई कैप प्लस yt जे कैप, ये लिखूंगा। अब ये जो वैल्यू हमें मिले, इन सब वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं, किसमें? इस वाले इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा? तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा xt आई कैप प्लस yt जे कैप इज इक्वल टू v कितना है? vx प्लस vy इंटू t, ये होगा। सॉरी, आई कैप छोड़ गया, आई कैप जे कैप, और उसके साथ और कुछ है ना, r0, तो प्लस x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप, ये होगा या नहीं होगा? मैंने क्या किया? तीनों का वैल्यू इसमें पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? चलो अब कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट हमारा क्या है? आई जे के है ना, आई कैप जे कैप, हाँ आई जे, सॉरी आई और जे वो कोफिशिएंट है। तो अगर मैं कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो इसमें आई के साथ क्या क्या है? xt है, vx है, vx इंटू टी, और एक क्या है? x0 है ना। तो xt विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो गया कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो क्या बन जाएगा? xt विल बी इक्वल टू vx प्लस x0, ये होगा, और yt विल बी इक्वल टू vy प्लस y0, ये होगा। ये जो xt है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन x एक्सिस, और ये yt क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन y एक्सिस। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है ना, मतलब वो x से भी जा रहा है और y पे भी बढ़ रहा है, तो वो x एक्सिस में कितना गया ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, और वो y एक्सिस में कितना गया वो ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। समझे या नहीं समझे? अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम यहाँ पे क्या करते थे? पोजीशन वेक्टर लेते थे। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ना लेके हमें क्या लेना होगा? वेलोसिटी वेक्टर लेना होगा, है ना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे dv by dx चाहिए, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर लेना होगा। चलो मान लो जब ये पॉइंट इनिशियल है p और ये p डैश, जब यहाँ पे टाइम 0 हुआ, मान लो वेलोसिटी उसका कितना हो गया? v0। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पे जब टाइम 0 है उसका वेलोसिटी कितना है? v0। और जब v मत लिखो, इसको वेलोसिटी लिख लो, और जब टाइम यहाँ पे, और इसको t मत लिखो, टाइम लिख लो, टाइम यहाँ पे t हुआ तब मान लो वेलोसिटी कितना हो गया? v। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने पढ़ा क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस v0 बाय t माइनस 0।
तो v माइनस वी नॉट बाय टी माइनस जीरो, ये होना चाहिए। तो इस इक्वेशन से हमें ये टी जीरो अगर हटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, v माइनस वी नॉट इक्वल टू 80, ये मिलेगा। तो v इक्वल टू कितना मिल गया, v नॉट प्लस 80, ये मिलेगा। अरे हाँ या ना, मिलेगा। अब अगर इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डालें तो v हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या, ये होता है ना। और v नॉट विल बी इक्वल टू कितना, v नॉट एक्स आई कैप प्लस v नॉट वाई जे क्या, ये तो होगा। और एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी, ये बनेगा। मैंने बस हर चीज को मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया। तोड़ सकता हूं या नहीं तोड़ सकता हूं। अब अगर इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ये मिलेगा। और वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हो गया। अब ये तो वेलोसिटी वेक्टर निकला, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए था, हालांकि सॉरी हमें यही चाहिए था। ये तो हो गया वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, ये तो मैंने वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकाला ना, लेकिन अगर उसके पोजीशन के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूं तो कैसे करें, क्योंकि हमें मोस्टली वेक्टर में हर जगह पोजीशन वेक्टर की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर पोजीशन लिख ले, अब अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकालना चाहूं तो पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या होगा। अब देखो यहां पे जो मैंने बताया, यहां पे मान लो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, मान लो आर नॉट, ठीक है। और यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर मान लो कितना हो गया, आर, हो गया या नहीं होगा। मतलब जब टाइम टी होगा तो उसका वेलोसिटी वी नॉट और उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट, और जब टाइम टी होगा तो उसका वेलोसिटी और उसका पोजीशन वेक्टर आर होगा या नहीं होगा। तो अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है ना। अरे हाँ या ना, होता है। तो ये हालांकि एवरेज वेलोसिटी है फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू कितना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होगा। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट होगा ना। तो आर माइनस आर नॉट, और एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, भी प्लस भी नॉट बाई टू। एवरेज वेलोसिटी में पूछ रहा हूं। वेलोसिटी अगर किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, सबको प्लस करेंगे बाई टू करते हैं ना, तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस वी नॉट बाई टू होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाई टू इंटू टाइम हमारा कितना हो जाएगा, t माइनस जीरो होगा, तो इंटू टी, ये होगा या नहीं होगा। अब इससे पहले वेलोसिटी वेक्टर जब हम कर रहे थे, v इक्वल टू हमें कितना मिला था, क्या मिला था, vx क्या था, v नॉट प्लस 80, ये मिला था या नहीं। अरे हाँ या ना, बाय टू इंटू टी, ये होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट, टू वी नॉट प्लस 80, तो टू वी नॉट बाई टू, वी नॉट प्लस हाफ ए इंटू टी, ये होगा। ओ सॉरी, इसके साथ टी मल्टीप्लाई होगा, वी नॉट इंटू टी, टी होल के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये होगा वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और दिस वन इज इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये है।
अब आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी, ये होगा। अब हर किसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर तोड़ दे तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होता है, दैट इज इक्वल टू आर नॉट हमारा कितना हो जाएगा, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ये होगा। फिर वी नॉट हमारा कितना हो जाएगा, प्लस वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप इंटू टी, ये होगा, प्लस हाफ और एक्सेलरेशन क्या क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी, ये होगा। अब इन सबको अगर मैं क्या करूं, इक्वेट कर दूं, इक्वेट मतलब कोफिशिएंट को इक्वेट कर दूं, तो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी, ये बनेगा। और y विल बी इक्वल टू वाई नॉट प्लस सॉरी वी नॉट एक्स वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी, ये बनेगा। एक्स आई कैप जिसके साथ है उसको कंपेयर कर दिया, जे कैप जिसके साथ है उसको कंपेयर करके दो इक्वेशन बना दिए। अब देखो ये वाला अगर हम फॉर्मूला देखें तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये फॉर्मूला थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, एस इक्वल टू जाना पहचाना लग रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ ले, प्रूव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये सेकेंड लॉ था शायद, बट सेकेंड थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूव इक्वेशन या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, कर पाओगे? यही है उसका, और मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन देने का तरीका, कर पाओगे? अरे समझे या नहीं समझे? अरे वही चीज है, लेकिन 2 डायमेंशन में मैंने इसको प्रूफ किया। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्या पूछो, क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इस चीज को मुझे प्रूफ करके दिखाना। यहां पे s तो नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा आपका r माइनस, में इक्वेशन भी लिख देता हूं, r माइनस r नॉट, ये होगा वी स्क्वायर माइनस यू नहीं होगा वी नॉट का स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपको मुझे इन 2 डायमेंशन में प्रूफ करके दिखाना है नेक्स्ट क्लास। कर पाओगे? अगर नहीं कर पाए मैं उस दिन क्लास में करूंगा, ठीक है? लेकिन ट्राई करना, घर जाना, बुक खोलना, पढ़ना, बुक में है, एसएलआर में है, ठीक है? पढ़ना, समझ के करना, ऐसा नहीं कि सर दिए हैं तो देख के छाप लिए, कोई फायदा नहीं होगा। समझना और करना, ठीक है? समझ में आया अभी आज जो भी चीजें मैंने बताई या पढ़ाया? पक्का? नेक्स्ट क्लास हम रिलेटिव मोशन, अच्छा यहां पे मैंने इससे पहले जो वेलोसिटी वेक्टर वाला था चीज, वहां पे हमने क्या निकाला था, v इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, ये निकाला था। ये आपका इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है, वो भी मैंने बता दिया बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? तो थर्ड वाला आप खुद करके लाना। नेक्स्ट क्लास हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन चलेंगे। जो रेनमैन प्रॉब्लम हमने किया था और रिवर का भी इक्वेशन किया था ना, वैसे ही इन 2 डायमेंशन में क्या होता है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास, रिलेटिव वेलोसिटी, और उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? आज का क्लास समझ में आया? कोई डाउट? घर में जाना, नोट्स को पढ़ना, फिर बुक खोल के पढ़ना, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा तो समझ में आ जाएगा। छोड़ दोगे बाद में पछताओगे, फिर गाना गाओगे, बड़ा पछताओगे, वही होगा, ठीक है? तो अभी जो जो पढ़ा रहा हूँ सीरियल वाइज पढ़ते हुए जाओ, तब नेक्स्ट क्लास जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा ना तब मजा आएगा, अगर ये दिमाग में हो, ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे तो धड़ क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।